हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि पीयूष ग्रंथि क्या है, कहाँ स्थित होती है और कौन कौन से हार्मोनों का स्त्रवण करती है, कौन कौन से इसके दो भाग हैं, किस प्रकार की इसकी संरचना है। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पीयूष ग्रंथि जो है उसको हमने दो भागों में बांटा था और उन दो भागों द्वारा कौन कौन से हार्मोनों का स्त्रवण किया जाएगा और जो स्त्रावित होंगे हार्मोन उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, और कार्य करने के अलावा यदि उस हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन से लक्षण प्रकट होंगे, और अगर उसी हार्मोन की अधिकता हो जाए तो कौन से लक्षण प्रकट होंगे, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यानी कि हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास है पीयूष ग्रंथि और इसके द्वारा जो स्त्रावित हार्मोन हैं और उनके जो कार्य हैं उनकी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास, अब हमने पिछले लेक्चर में बात की थी बच्चों कि जो पीयूष ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है बच्चों, जो पीयूष ग्रंथि है वो दो भागों में बटी होती है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी कि अग्रपाली और पश्चपाली। तो बच्चों हम पहले क्या ले रहे हैं, अग्रपाली। तो हम ले रहे हैं पहले अग्रपाली, यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा स्त्रावित हार्मोन और उनके कार्य। यानी कि जो अग्रपाली है पीयूष ग्रंथि के, वो कौन कौन से हार्मोनों का स्त्रवण करती है और उनके द्वारा कौन कौन से जो हार्मोन है वो रोग उत्पन्न करते हैं, या तो उसकी अधिकता होगी या उसकी कमी होगी, तो कौन कौन से हमारे शरीर पर कौन कौन से प्रभाव देंगे, कौन से अंग में ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है जिसके कारण हमें लक्षण प्रकट होंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे अग्रपाली, यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा हार्मोन जो है वो कौन कौन से स्त्रावित होते हैं और उनका काम क्या है। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम ले रहे हैं जीएच हार्मोन। जीएच हार्मोन का मतलब होता है बच्चों ग्रोथ हार्मोन, और इसको हम कहते हैं वृद्धि हार्मोन, और या फिर आप कह दीजिए या तो इसको जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन, या इसी को कहेंगे हम एसटीएच यानी कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। या तो कह दीजिए आप जीएच और या फिर आप इसको कहेंगे एसटीएच। ठीक है बच्चों। अब देखिए सबसे पहले है इसका स्त्रवण, कि इसका स्त्रवण कहाँ से होता है बच्चों, अग्र पीयूष ग्रंथि की सोमेटोट्रोफ कोशिकाओं द्वारा होता है। हमने देखा था कि जो पीयूष ग्रंथि है उसकी संरचना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। उसकी जो क्रोमोफिल्स प्रकार की कोशिकाएं थी और उसमें भी जो एसिडोफिल्स प्रकार की कोशिकाएं थी उनमें हमने देखा था सोमेटोट्रोप कोशिकाओं को। तो देखिए नाम क्या है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, और कोशिकाएं भी कौन सी आई हैं बच्चों, सोमेटोट्रोफ कोशिका। कौन सी कोशिका बच्चों, सोमेटोट्रोफ कोशिका। तो याद हो जाएगा बच्चों आसानी से। अब देखिए इसके काम क्या क्या हैं, तो ये देखिए जीएच नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, जीएच का मतलब ही क्या है बच्चों, ग्रोथ हार्मोन यानी कि वृद्धि हार्मोन, यानी कि हमारे शरीर में क्या करवाएगा, जी का मतलब है वृद्धि करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। अब देखिए कहाँ कैसे वृद्धि होगी, हमारे शरीर की वृद्धि जब होगी, जब क्या होगा बच्चों, हमारी हड्डियां लंबी होंगी। तो देखिए ये क्या करता है, हड्डियों की लंबाई को बढ़ाता है, हड्डियों की यानी कि बोन जो है, अस्थि जो है, जो बोन है, हड्डियां हैं, उनकी लंबाई को बढ़ाएगा। हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं उनकी लंबाई में वृद्धि करवाएगा। दूसरा, जैसे जैसे हड्डियां वृद्धि करेंगी जैसे जैसे हड्डियां वृद्धि करेंगी वैसे वैसे हमारा शरीर भी वृद्धि करेगा, और शरीर की वृद्धि में मुख्य योगदान बच्चों प्रोटीन का है। हमारे शरीर के निर्माण में मुख्य योगदान जो है वो प्रोटीन का है। तो दूसरा काम हो गया बच्चों प्रोटीन संश्लेषण का प्रेरण, यानी कि प्रोटीन के निर्माण को प्रेरित करेगा। और तीसरा, वसा का ये क्या करेगा, अपघटन का प्रेरण करेगा, यानी कि वसा को तोड़ा जाएगा, यानी कि हमारे शरीर में वसा की क्या की जाएगी बच्चों, कमी की जाएगी। तो तीन प्रकार से ये काम करता है जीएच। कैसे, सबसे पहला हमने क्या देखा बच्चों, हमारी हड्डियों की जो लंबाई है उसको वृद्धि करवाएगा, प्रोटीन का जो संश्लेषण होना है वो बच्चों बढ़ाएगा, और तीसरा एक चीज घटाएगा, वो क्या है, वसा का अपघटन, वसा को तोड़ा जाएगा, यानी कि वसा अपघटन का प्रेरण करेगा, यानी कि वसा को तोड़ा जाएगा, यानी वसा की कमी की जाएगी। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होगा यदि इसका क्या हो जाए, अल्प स्त्रवण। अब देखिए बच्चों जीएच क्या कर रहा है, हमारे शरीर की हड्डियों की लंबाई को वृद्धि करा रहा है, बढ़ा रहा है। अब जीएच जैसे ही कम निकलेगा यानी कि इसका अल्प स्त्रवण होगा, यानी कि ये अपनी मात्रा में कम होगा। इसका स्त्रवण अगर कम होगा तो क्या होगा बच्चों, अल्प स्त्रवण कहलाएगा। अब अल्प स्त्रवण के कारण हमारे शरीर की लंबाई में जो वृद्धि होनी थी वो नहीं होगी। तो हमारे पास पहला रोग क्या आ जाएगा बच्चों, बौनापन। क्या आ जाएगा, बौनापन। इसी को हम कहेंगे बच्चों वामनता, और वामनता को हम कहते हैं डॉर्फिज्म। और ये किसके कारण है बच्चों, पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण है। तो इसको हमने कह दिया पिट्यूटरी डॉर्फिज्म।
क्या कह दिया बच्चों, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म यानी कि बामनता या बौनापन। देखिए क्या कह रहा है, जीएच के अल्प स्त्राव से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि जीएच जो हार्मोन है वो अपनी मात्रा में कम होगा तो वृद्धि क्या हो जाएगी बच्चों, रुक जाएगी, और जिसे बौनापन कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, बौनापन कहते हैं। जीएच जो वृद्धि करा रहा था वो कम हो जाएगा तो बौनापन रोग हो जाएगा। अब ऐसे व्यक्ति को जो बौनापन वाले रोग हैं जिसमें जीएच हार्मोन की मात्रा क्या होगी बच्चों, कम, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको हम मिजेट्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, मिजेट्स। और ये कहाँ काम करती हुई आपको दिख जाएंगी, ये सर्कस में काम करती हुई आपको दिख जाएंगे। जो सर्कस में बौने व्यक्ति होते हैं उनको हम कहते हैं मिजेट्स। तो मिजेट्स कौन है बच्चों, जिसमें बौनापन रोग है। ऐसे व्यक्ति जिनमें बौनापन रोग है, जो शरीर जिनका बौना रह गया है जीएच की कमी के कारण, उनको हम कहते हैं मिजेट्स। और ये कहाँ मिलेंगे, सर्कस में काम करते हैं। और ऐसे वयस्क क्या होते हैं बच्चों, दुर्बल होते हैं, बांझ होते हैं, कमजोर होते हैं शरीर में। और ये नपुंसक यानी कि बांझ होते हैं, फर्टाइल नहीं होते हैं, स्टेराइल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, स्टेराइल होते हैं। तो इस बौनेपन को, इस जो बौनेपन की घटना है, इस कंडीशन है, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एटीलियोसिस। क्या कहते हैं बच्चों, एटीलियोसिस कहते हैं। तो ये पहला रोग है बच्चों जिसमें हमने कमी देखी है जीएच हार्मोन की। तो अगर जीएच हार्मोन शरीर की वृद्धि का प्रेरण कर रहा है, कम हो जाएगा तो व्यक्ति बौना रह जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार दूसरा है हमारे पास सिमंड रोग, लेकिन ये हमारी एनसीईआरटी में है, लेकिन ये जो सिमंड रोग है वो हमारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन आपको लिख लेना है कि जब अच्छा, ये बौनापन तो बच्चों कब होगा, ये बचपन में, यानी कि ये तो बाल्यावस्था में अगर हार्मोन कम हो जाए, बाल्यावस्था से ही कम हो जाए, तो बाल्यावस्था से कम हो जाएगा जीएच तो रोग हो जाएगा बच्चों, बौनापन वो हमेशा क्या हो जाएगा, बौना। लेकिन अगर व्यक्ति वयस्क हो चुका है, यानी कि बौनापन बचपन से नहीं है और वयस्क हो गया, लंबाई में वृद्धि हो गई, अगर उसके बाद क्या हो, ये जो हार्मोन है जीएच हार्मोन, इसका अल्प स्त्रवण हो जाए, तो फिर यानी कि पूर्ण वृद्धि के बाद कमी हो जाए, जब लंबाई पूरी बढ़ चुकी है तो फिर क्या हो, जीएच की कमी हो जाए, तो बच्चों जो रोग होगा वो होगा वृद्ध व कमजोर दिखाई देना। और इस रोग को हम कहते हैं सिमंड रोग। सिमंड रोग कह दीजिए या आप साइमंड रोग कह दीजिए, सिमंड कह दीजिए या आप कह दीजिए साइमंड रोग। ठीक है बच्चों। इसमें क्या हो जाएगा, ये कब कमी होगी, जब पूर्ण वृद्धि हो जाएगी, वयस्क हो जाएगा, यानी वयस्कों में अगर जीएच की कमी हो। तो बच्चों जैसे ये बौनापन का आप चित्र देख सकते हैं बच्चों, ये बौनापन का हमारे पास चित्र है। ये देखिए बच्चों, इसका हेड जो है वो लार्ज है, इसका जो हेड दिखाई दे रहा है बच्चों, हेड लार्ज है, बड़ा सिर दिखाई देगा। फ्लैट नेजल ब्रिज यानी कि जो इसकी नाक है वो फ्लैट दिखाई देगी। शॉर्ट लिम्स, छोटी भुजाएं होंगी। वाइड हैंड्स, चौड़े हाथ होंगे। वॉर्ड लेग्स होंगी यानी कि छोटी सी लेग होंगे। और वाइड फीट यानी कि चौड़े इनके पंजे होंगे। तो ये कुछ लक्षण है बच्चों बौनापन के। ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार यानी कि ये जो फोटो है ये अपने पास बौनापन का है। और दूसरा जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कोई महिला है बच्चों, और ये दूसरे रोग से ग्रस्त है जिसे हम कहते हैं सिमंड रोग। पूर्ण वृद्धि होने के बाद अगर जीएच की कमी हो जाए तो बच्चों कमजोरी वगैरह हो जाएगी। ये देखिए बच्चों, बिल्कुल कंकाल की तरह नजर आ रहा है। ये हाथ देखिए, ये पसलियाँ आपको दिखाई दे रही हैं बच्चों, क्या दिखाई दे रही हैं, पसलियाँ वगैरह दिखाई दे रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो हड्डी पाई जाती है क्लेविकल, ये भी आपको स्पष्ट नज़र आ रही है। तो बच्चों ये क्या है, पूर्ण वृद्धि के बाद अगर जीएच की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, सिमंड। और अगर बाल्यावस्था से यानी बचपन से कमी है तो फिर रोग हो जाएगा बौनापन। ठीक है बच्चों। तो ये तो पढ़े हैं हमने। इस स्लाइड पर हमने क्या पढ़े हैं बच्चों, इस स्लाइड पर हमने देखें अल्प स्त्रवण के कारण होने वाले रोग। इसी प्रकार बच्चों अब आगे चलते हैं। अब है हमारे पास अति स्त्रवण। क्या होगा यदि जीएच हार्मोन का अधिक मात्रा में स्त्रवण हो जाए। तो चित्र देख लीजिए आप, आपको दिखाई दे रहे हैं, और नीचे वाले चित्र को आप जानते भी हैं। ये देखिए अति स्त्रवण। तो देखिए जब बच्चों जीएच क्या कर रहा था, वृद्धि का प्रेरण, कमी हो गई तो व्यक्ति बौना हो गया। अब अगर ज़्यादा ही मात्रा निकल जाएगी तो व्यक्ति बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए पहला रोग है हमारे पास अति कायकता। क्या रोग है बच्चों, हमारे पास पहला रोग है अति कायकता। क्या रोग है बच्चों, अति कायकता। अति कायकता का मतलब देखिए, अति यानी बहुत ज़्यादा, काय यानी शरीर, बहुत ज़्यादा शरीर, या इसे कह दे हम महाकायता, या तो कह दीजिए अति कायकता, और या फिर कह दीजिए महाकायता। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं जाइजेंटिज्म।
क्या कहते हैं बच्चों, जाइजेंटिज्म। अब तो एक ही याद रखना नाम, आप तो एक नाम याद करेंगे जाइजेंटिज्म और इधर आप याद करेंगे एक्रोमीगली। जाइजेंटिज्म को कह रहे हैं बच्चों अतिकायकता और एक्रोमीगली को कहते हैं बच्चों अतिकायता। दोनों में एक मात्र जो अक्षर है उसका अंतर है, ये तो है अतिकायकता और ये है अतिकायता। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए वही वाली कंडीशन है, कौन कहाँ कब कमी होगी अधिकता होगी। तो देखिए शरीर की असामान्य वृद्धि, और ये कब होगी बच्चों, यौवनारंभ से पहले यानी कि बाल्यावस्था में। यानी कि जब बाल्यावस्था है, क्या है बच्चों, बाल्यावस्था है, तब क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में अगर जीएच हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित हो जाएगा तो व्यक्ति का शरीर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति, ये देखिए हाथ भी इसके बहुत लंबे हैं और इसके पैर भी बहुत लंबे हैं बच्चों। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है किस रोग से ग्रस्त है, ये नॉर्मल हाइट से बहुत ज़्यादा हाइट है। तो ये बचपन से ही अगर जीएच हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होगा तो व्यक्ति की जो हाइट है वो अधिक हो जाएगी। तो ये कौन सा रोग है बच्चों, ये हमारे पास जाइजेंटिज्म। जाइंट शरीर, कैसा शरीर बच्चों, जाइंट शरीर, जाइंट विशाल, जाइंट का मतलब क्या होता है बच्चों, विशाल, विशाल शरीर हो जाएगा बचपन से ही अगर ज़्यादा मात्रा में निकले तो अतिस्त्रवण से क्या होगा बच्चों, शरीर बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास अतिकायता, जिसे कहते हैं एक्रोमेगली या अग्र अतिकायता। अब देखो जो बचपन का था अब ये बाद में है, यानी कि वयस्कों में अतिस्त्रवण से, ये कब होगा बच्चों, वयस्कों में। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होगा, जबड़ों व गालों की अस्थियां उभरी हुई। ये देखिए खली भाई साहब है, आपने देखा भी होगा इनको, लड़ते हुए भी देखा होगा, क्या लड़ाई की थी WWE में वगैरह में, और ये इंस्पेक्टर थे हमारे पंजाब के, हरियाणा के साइड के। तो ये देखिए जबड़ों और गालों की अस्थियां, ये जबड़े और ये जो गालों की हड्डियां हैं बच्चों, इस हड्डी को जाइगोमेटिक अस्थि कहते हैं। कौन सी हड्डी कहते हैं, जाइगोमेटिक, वो हम अगले चैप्टर्स में बात करेंगे। तो ये जो हड्डियां हैं बच्चों, जबड़े की और जो चेहरे की अस्थियां हैं, जबड़ों की और गालों की जो अस्थियां हैं वो उभरी हुई हो जाती हैं। दूसरा क्या कह रहा है बच्चों कि हड्डी लंबी हो जाती हैं, लंबी कम होती हैं, हड्डियां क्या हो जाएंगी, लंबी कम होंगी लेकिन चौड़ी बहुत ज़्यादा होंगी। लंबाई तो कम बढ़ जाएगी लेकिन चौड़ी होने लग जाएंगी हड्डियां। और कभी कभी जो रीढ़ की हड्डी है, कसरुक दंड है, कि झुकने से व्यक्ति कुबड़ा भी हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, कुबड़ा। और कुबड़ा होने की कंडीशन को हम कहते हैं काइफोसिस। क्या कहते हैं बच्चों, काइफोसिस। तो ये खलीजी हैं और रेसलिंग की है इन्होंने, भारत का नाम बहुत आगे तक इन्होंने पहुंचा है लड़ाई के क्षेत्र में। WWE जो होती है फाइटिंग, उसमें हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है बच्चों। तो ये इसी रोग से थोड़ा शिकार है, लेकिन इन्होंने इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और आज बच्चा बच्चा इनको जानता है। इसमें क्या हो सकता है बच्चों, ये जो दोनों ही रोग हैं उसके लिए कॉमन है कि इससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं तथा यदि नियंत्रित न किया जाए तो समय से पूर्व मृत्यु भी हो सकती है। कुछ ज़्यादा ही लंबाई में अगर वृद्धि हो जाए बच्चों तो फिर ये नुकसानदायी भी हो सकती है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयते, अति हमेशा वर्जित होती है, वर्जित होनी चाहिए और बुरी होती है। जीवन के प्रारंभिक काल में ही रोग की पहचान बहुत कठिन होती है। अगर रोग के प्रारंभिक काल में ही ऐसा पता लग जाए कि इसमें फलाने हार्मोन की अधिकता या कमी आने वाली है तो रोग को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं ऐसा पता लगाना शुरुआती कंडीशन में। परंतु अधिकांश मामलों में अनेक वर्षों तक रोग का पता ही नहीं चलता है जब तक कि बाह्य अभिलक्षण दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि हमें तो रोग का पता तब चलता है जब हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में उसके लक्षण प्रकट होते हैं। जब तक हमारे शरीर में उस रोग के लक्षण प्रकट नहीं होते हमें रोग का पता चलता ही नहीं है। जैसे कि हमें बुखार आएगी तब हम जांच कराएंगे मलेरिया आएगा, तो जब हमें लक्षण आए तब हमें पता लगा है जांच कराने के बाद कि हमें मलेरिया है। हाँ, लेकिन 12th में हम पढ़ते हैं कि अगर ऐसा पता लगाना है तो एक तकनीक है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके द्वारा रोग के लक्षण उत्पन्न होने से पहले ही हम पता लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कौन सा रोग हो सकता है, या हमारे शरीर में, हमारे रक्त में कौन सा रोगाणु या वायरस, विषाणु, जीवाणु क्या घूम रहा है, क्या नहीं घूम रहा है, इसका पता लगा सकते हैं हम PCR विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा बच्चों, PCR विधि द्वारा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है बच्चों पहला हार्मोन जिसका नाम है GH। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले एडिनोहाइपोफाइसिस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। तो पहला पढ़ा GH, उसके द्वारा जो हार्मोन है उसकी कमी और अधिकता। कमी के कारण पहला रोग क्या पढ़ा बच्चों हमने, बौनापन, वामनता, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। ठीक बच्चों, और दूसरा पढ़ा हमने सिमन रोग या साइमन रोग।
फिर अति स्त्रवण की बात की तो क्या हो जाएगा बच्चों, जाइंट जैसा शरीर हो जाएगा तो जाइजेंटिज्म, और यह है अग्र अति कायता यानी कि एक्रोमेगली। चलिए बच्चों, ये पहली जो हमारे पास है पहला हार्मोन था वो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, खत्म हो जाता है। अब हम चल रहे हैं अगले हार्मोन की तरफ। देखिए बच्चों, अगला हार्मोन है हमारे पास प्रोलैक्टिन, या इसी को कहते हैं मेमोट्रोपिन हार्मोन, या इसको कहते हैं दुग्धजनक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन। बच्चों धीरे धीरे आपको नाम याद हो जाएंगे, कोई डरने वाली बात नहीं। प्रोलैक्टिन, अब देखिए इसमें एक शब्द आ रहा है बच्चों, लैक्टिन। क्या नाम है बच्चों, लैक्टिन। और आपने नाम सुना भी होगा, इस शब्द से एक नाम आपको याद आ रहा होगा, लैक्टोज। और लैक्टोज एक प्रकार की क्या है बच्चों, शर्करा, जो कहाँ पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। तो प्रोलैक्टिन में एक शब्द छुप रहा है बच्चों, लैक्टोज। और लैक्टोज क्या है, एक प्रकार की शर्करा है जो कहाँ मिलती है, दूध में। तो देखिए इसका काम भी वहीं से है। तो देखिए सबसे पहले तो स्त्रवण, वही जैसे हमने देखा सोमेटोट्रॉफ कोशिकाएं, उसी प्रकार इसका लैक्टोट्रॉफ कोशिकाओं द्वारा, किसके द्वारा, लैक्टोट्रॉफ। फिर इसका कार्य देखिए, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। और कब होती है स्तन ग्रंथियों की वृद्धि, गर्भावस्था के दौरान। और दूसरा है स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण। लेकिन एक चीज ध्यान दें, ये दुग्ध का निर्माण का प्रेरण तो करेगा लेकिन स्त्रवण का प्रेरण नहीं करेगा, स्त्रवण का प्रेरण नहीं करेगा। यानी कि दुग्ध का निर्माण तो हो जाएगा, दुग्ध का निर्माण तो हो जाएगा, संश्लेषण तो हो जाएगा। निर्माण को बच्चों में क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं संश्लेषण, यानी दूध बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन स्त्रवण अभी शरीर के बाहर स्त्रावित नहीं होगा। ये स्त्रावित कब होगा बच्चों, एक अगला हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन, उसको आज के ही इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों। ऑक्सीटोसिन काम करेगा स्तन ग्रंथियों पर, दुग्ध ग्रंथियों पर, तब जाकर वो मादा के शरीर से क्या होता है, बाहर आता है। तो देखिए कैसे याद करना है, प्रोलैक्टिन, मेमरी ग्लैंड्स, तो मेमोट्रोपिन, मेमरी ग्लैंड्स बच्चों, मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स का मतलब होता है बच्चों स्तन ग्रंथियां। तो स्तन ग्रंथियां क्या बनाती है बच्चों, दूध बनाती है, दुग्ध का निर्माण करती हैं। तो प्रोलैक्टिन, मेमोट्रोपिन, दुग्धजनक, लैक्टोजेनिक, सब नाम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है बच्चों, तो इनका देखो काम भी कहाँ है, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि करवाएगा। कब होती है स्तन ग्रंथियों की वृद्धि, ये होती है गर्भावस्था के दौरान। और फिर स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण का प्रेरण करेगा, लेकिन स्त्रवण जो है वो नहीं करेगा। स्त्रवण कौन करवाएगा बच्चों, ऑक्सीटोसिन। और याद करो ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन, ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन कहाँ से आ रहे हैं बच्चों, कहाँ से आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस से। और कहाँ थे, पश्च पीयूष ग्रंथि में। तो वहाँ पर हम इनकी क्या करेंगे बच्चों, बात करेंगे ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास अगला। आगे चलते हैं बच्चों अगला तीसरा है हमारे पास TSH, जिसका नाम है थायराइड उत्तेजक हार्मोन। ये कहाँ से आ गया, गलत छप गया है बच्चों। तो तीसरा हमारे पास क्या है बच्चों, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए अब ये क्या कर रहा है बच्चों, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और स्टिमुलेटिंग है मतलब किसी को जाकर क्या करेगा, प्रेरित करेगा। और किसको प्रेरित करेगा, थायराइड को। यानी कि ये हार्मोन निकलेगा पीयूष से और थायराइड से कहेगा भाई अब तेरा काम शुरू कर। तो यह थायराइड ग्रंथियों पर कार्य करता है और उनसे थायराइड हार्मोन के संश्लेषण तथा स्त्रवण का प्रेरण करता है। सिंपल सी बात है बच्चों, TSH थायराइड को जाकर क्या करेगा, जाग। इसी प्रकार अगला है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये ACTH लिखा हुआ था बच्चों, इसी का था, वो गलती से वहाँ टाइप हो गया है। ACTH का मतलब क्या है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और एड्रीनोकॉर्टिको, अब देखिए एड्रिनल ग्रंथि कहाँ है, देखिए ये हमारी किडनी है बच्चों, ये क्या है हमारी किडनी। और किडनी के ऊपर जो ये ग्रंथि मैंने बनाई है, ये ग्रंथि होती है हमारे पास एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बच्चों, ये है हमारे पास एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है बच्चों, एड्रिनल ग्रंथि। तो अब एड्रिनल ग्रंथि जो है बच्चों, इसके भी जो बाहर वाला भाग है बच्चों, ये जो बाहर वाला भाग है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, इसको कहते हैं हम, ब्लू कलर वाली को कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं बच्चों, कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला भाग है बच्चों,
ये जो वाइट कलर से मैंने बनाया था इसको कहते हैं मध्यांश यानी कि मेडुला। क्या कहते हैं बच्चों? मेडुला। तो जो एड्रिनल ग्रंथि है उसके दो भाग हुए, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब देखिए क्या कह रही है कि ये एड्रिनल बलकुट पर ACTH कहाँ काम करेगा बच्चों? एड्रिनल के बलकुट पर। कॉर्टेक्स को ही हिंदी में कहते हैं बच्चों बलकुट, बाहरी भाग। तो ये एड्रिनल के बलकुट पर कार्य करता है और उससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, कौन सा हार्मोन बच्चों? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, और जो एक प्रकार का क्या है बच्चों? स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण का स्त्रवण और प्रेरण करता है। ये स्टेरॉयड वगैरह हार्मोन की हमने बात कर ली थी आगे ही बच्चों। स्टेरॉयड हार्मोन कौन सा है, एमिनो एसिड वाले हार्मोन कौन से हैं, प्रोटीन वाले कौन से हैं, और आयोडो हार्मोन्स कौन से हैं। 4 प्रकार के हार्मोन। तो ये क्या कर रहा है? एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स पर जाके काम करता है। किस पर? एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स पर। और कौन सा हार्मोन निकलवाएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का स्त्रवण करवाएगा। ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में तो हमें आगे बात करनी है, कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, कौन सा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, तो इनकी तो हम आगे बात करेंगे जब हम कौन सी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो इसमें हमने पढ़ा प्रोलैक्टिन, TSH प्रोलैक्टिन स्तन ग्रंथियों पर, TSH थायराइड ग्रंथि पर, और ACTH एड्रिनल ग्रंथि पर जाकर क्या करेगा बच्चों? कार्य करेगा। अगला आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या कह रहे हैं? चलिए, ये है हमारे पास 5वां जो हार्मोन है वो है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन या गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। देखिए अब ये GTH, अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन से? जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, जो गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है बच्चों 2 प्रकार के, एक तो होता है FSH और एक होता है LH। इसको हम कहते हैं पुटिका प्रेरक हार्मोन और इसको कहते हैं हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या कहते हैं बच्चों? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है बच्चों। तो ये देखिए, अब देखो वैसे ही हम जानते हैं गोनेडोट्रोपिन यानी कि कहाँ काम करेंगे? गोनेड्स पर। गोनेड्स बोले तो हिंदी में जनद, और जनद बोले तो वो अंग, वो संरचनाएं जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है। अब नर में तो कहाँ होता है बच्चों? वृषण में, और मादा में कहाँ होता है? अंडाशय में। तो ये गोनेड्स पर काम करेंगे। तो ये हार्मोन कौन से? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन गोनेड्स पर काम करते हैं, यानी कि ये हार्मोन जो हैं वो नर और मादा में क्रमशः, नर में कहाँ काम करेंगे? वृषण पर, और मादा में कहाँ करेंगे? अंडाशय को उत्तेजित करता है। ठीक है बच्चों। नर में तो कहाँ? वृषण पर, और मादा में कहाँ? अंडाशय पर। अब ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, अभी बताया, FSH और दूसरा कौन सा? LH। FSH और LH। अब देखिए नर में ये क्या काम कर रहा है बच्चों? इसको साफ कर देते हैं एक बार बच्चों। अब देखिए ये काम करेगा नर में और ये काम करेगा मादा में। कौन सा हार्मोन? FSH। इसी प्रकार जो हम LH की बात करेंगे वो नर में और इधर काम करेगा बच्चों मादा में। तो हमें FSH का और LH का दोनों में कार्य देखना है कि ये नर में क्या काम करता है और मादा में क्या काम करता है। चलिए बच्चों, नर में अब देखिए आप कैसे याद करेंगे। तो बच्चों मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ कहाँ पर? खाली पेज पर। तो ये मैंने लिया गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बच्चों? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या है बच्चों? 2 प्रकार का है। एक तो है हमारे पास FSH और दूसरा है हमारे पास LH। अब FSH बच्चों ये मादा में भी काम करता है, और मादा में क्या काम करेगा? और दूसरा नर में काम करेगा, और इसी प्रकार ये भी नर में और मादा में दोनों में काम करते हैं, दोनों हार्मोन। देखिए बच्चों अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ से लिया F और सबसे पहले ले लिया मैंने फीमेल। ठीक है बच्चों। और उसके बाद ले लूँगा मैं नर। FSH का हिंदी में नाम क्या होता है बच्चों? पुटिका प्रेरक हार्मोन। पुटिका प्रेरक हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये क्या है बच्चों? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यही है बच्चों। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं।
तो मादा में हम यहीं से याद करेंगे, ये फॉलिकल से है, फॉलिकल को कहते हैं हम पुटिका। तो पुटिकाओं की वृद्धि का प्रेरण करेगा, पुटिकाओं की वृद्धि का प्रेरण करेगा। और जो पुटिका जो बनती है वो सबसे विकसित जो पुटिका होती है बच्चों, उसको कहते हैं हम ग्राफियन पुटिका। कौन सी पुटिका बच्चों? ग्राफियन पुटिका निर्माण क्या करवाएगा बच्चों? पुटिकाओं की, या कह दीजिए अंडाशय पुटिकाओं की, यानी अंडाशय में जो फॉलिकल्स पाई जाती हैं उनकी वृद्धि करवाएगा। जैसे मैं कह दूं ये हमारे पास अंडाशय है, तो इसमें बहुत सारे प्रकार की पुटिकाएं पाई जाती हैं, और जो सबसे विकसित प्रकार की पुटिका है इसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो ये मैंने लिखा है ग्राफियन पुटिका, पुटिकाओं की वृद्धि। इसको हम 12th में देखेंगे बच्चों, आप थोड़ा सा याद करें बस, अभी 12th में डिटेल में पढ़ते हैं हम, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार हम बात करें नर में, तो नर के लिए हम लेंगे एस, और एस का मतलब होता है बच्चों सर्टोली कोशिकाओं। कौन सी सेल्स पर काम करेगा? सर्टोली कोशिकाओं पर। और इसी से एस से याद आ जाएगा हमें शुक्र जनन का प्रेरण, शुक्र जनन का प्रेरण, यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण का प्रेरण करेगा। तो एफएसएच क्या करेगा बच्चों? फीमेल्स में पुटिकाओं की, फीमेल्स में फॉलिकल्स की पुटिकाओं की वृद्धि करवाएगा। और जो पुटिका विकसित प्रकार की होती है उसको हम कहते हैं ग्राफियन पुटिका। और इसी प्रकार हम नर में याद करें तो ये सर्टोली कोशिकाओं पर काम करता है, यानी कि शुक्र जनन का प्रेरण करता है, शुक्राणु निर्माण का प्रेरण करता है। इधर अंडाणु निर्माण का प्रेरण और इधर शुक्राणु निर्माण का। इसी प्रकार हम बच्चों बात करें नर में और मादा में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पहले मैं मादाओं में बताता हूं बच्चों। ये जो ग्राफियन पुटिका है बच्चों, ये एलएच हार्मोन के कारण क्या होती है? फट जाती है, और इससे ये जो अंडाणु संरचना है अंदर वाली, ये बाहर आ जाती है, और इस घटना को कहते हैं अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं बच्चों? ओव्यूलेशन कहते हैं। तो क्या होगा बच्चों? जो ग्राफियन पुटिका बनी है एफएसएच के प्रभाव में, वो एलएच के प्रभाव में आकर उसका क्या हो जाता है? मोचन हो जाता है, यानी कि कौन सी क्रिया हो जाती है? अंडोत्सर्ग की, ओव्यूलेशन की। और अंडोत्सर्ग होने के बाद ये जो ग्राफियन पुटिका है ये बनाती है बच्चों एक संरचना जिसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं बच्चों? कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ये कार्पस ल्यूटियम आगे भी एक संरचना बनाती है जिसे कहते हैं कार्पस एल्बिकेंस। ठीक बच्चों, अब ये नर में क्या कर रही है? तो देखिए नर में याद करेंगे हम एल से। एल से कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें लेडिंग कोशिकाएं कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इनको? लेडिंग सेल्स कहते हैं, लेडिंग कोशिकाएं कहते हैं। और लेडिंग कोशिकाओं को एक और नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, यानी कि अंतराली कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? अंतराली कोशिकाएं। तो जो एलएच है वो अंतराली कोशिकाओं पर या लेडिंग कोशिकाओं पर काम करता है। किस पर काम करेगा? लेडिंग कोशिकाओं पर, अंतराली कोशिकाओं पर। और इसका क्या करता है बच्चों? प्रेरण करता है। क्या करता है? प्रेरण करता है। तो एल से लेडिंग, और इसी कारण इसे इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि ICSH भी कहते हैं। तो बच्चों एक बार ये आप समझिए। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं वापस, कहां पर? हम वापस चल रहे हैं बच्चों, वापस अपनी जो स्लाइड थी उस पर लेके चल रहे हैं बच्चों। ये हो गई थी, इस पर हम चल रहे थे बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों अब आप समझिए। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक है हमारे पास एफएसएच नर में पहले मादा की कहा था मैंने, पहले मादा में एफ से फॉलिकल यानी कि अंडाशय पुटिकाओं की वृद्धि। किसकी वृद्धि? अंडाशय पुटिकाओं की। और अंडाशय पुटिका आगे जो वृद्धि करती हैं तो कौन सा हार्मोन निकालती हैं बच्चों? एस्ट्रोजन स्त्रवण, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण करती हैं। तो ये हो गया बच्चों पुटिकाओं की वृद्धि। और कौन सी पुटिका बनती है मैंने वो भी बता दिया था। कौन सी पुटिका बनेगी एंड में? ग्राफियन पुटिका, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए मादा में। अब नर में बात करें तो नर में हम शुक्र जनन देखा था। तो नर में शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि, यानी कि शुक्र जनन नलिकाएं जो होती हैं बच्चों, ये मैंने एक शुक्र जनन नलिका बनाई है। इसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं ऐसी और कुछ कोशिकाएं होती है लंबी सी। ये जो कोशिकाएं बच्चों इनको कहते हैं सर्टोली कोशिकाएं। तो शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि का प्रेरण और शुक्राणु निर्माण का प्रेरण, शुक्राणु निर्माण और शुक्र जनन, ठीक है बच्चों। ये है एफएसएच। इसी प्रकार एलएच मैंने कहा था नर में सबसे पहले देखें, यानी कि एंड्रोजन यानी कि नर हार्मोन के स्त्रवण का प्रेरण और किसके द्वारा होता है? अंतराली कोशिकाओं। और अंतराली कोशिकाओं को हम एक और नाम देते हैं बच्चों लेडिग कोशिकाएं। कौन सी? लेडिग। तो एल फॉर क्या याद करोगे बच्चों? लेडिग।
L4 लीडिंग। और लीडिंग जो कोशिकाएं हैं, लीडिंग या अंतराली कोशिकाएं, ये किसका स्त्रवण करती हैं बच्चों? एंड्रोजन यानी कि नर हार्मोन। और इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये किसके द्वारा स्रावित होता है बच्चों? अंतराली कोशिकाओं। और अंतराली कोशिकाओं को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, इसलिए इसका पूरा नाम हो जाएगा बच्चों इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसका? LH का, क्योंकि काम कहाँ कर रही है? अंतराली कोशिकाओं को। अंतराली कोशिकाओं को अंग्रेजी में इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। और मादाओं में अभी क्या कहा था मैंने, यहाँ पर फुटिका बनेगी, इसको फाड़ेगी, यानी कि ग्राफियन फुटिकाओं से अंडोत्सर्ग का प्रेरण करवाएगी। और ग्राफियन फुटिका के बचे हुए भाग से कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा। और कार्पस ल्यूटियम की भी मैंने आगे कहा था, ये कार्पस ल्यूटियम, ये तो होती है कार्पस ल्यूटियम पीले रंग की संरचना, और ये आगे जाके बनाती है कार्पस एल्बिकेंस नामक संरचना, जो कि सफ़ेद रंग की होती है। किस रंग की होती है बच्चों? सफ़ेद रंग की होती है। और कार्पस ल्यूटियम जो है बच्चों, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करती है। किसका? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। ये हम 12th में देखते हैं बच्चों, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से याद हो जाएगा कौन कहाँ पर काम कर रहा है। इसका मैंने तरीका बता दिया है कि FSH पहले फीमेल्स लाओ कोशिकाओं पर एस्ट्रोजन स्त्रवण, ठीक है बच्चों। फिर सर्टुली कोशिकाएं लाई, मतलब सर्टुली बोले तो शुक्रजनन नलिकाओं की यानी कि शुक्राणु निर्माण का क्या करेगा? प्रेरण करेगा। LH लाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये कहाँ कर रहे हैं? लीडिंग कोशिकाओं पर, ये हो गया, ठीक। और फिर हमारे मादाओं पर, तो मादाओं में ग्राफियन फुटिका को क्या करेगा? फाड़ेगा। ग्राफियन फुटिका को क्या बनाएगा? कार्पस ल्यूटियम बनवाएगा, यानी कि अंडोत्सर्ग और कार्पस ल्यूटियम। अब देखिए एक नोट लगी हुई है बच्चों कि युग्मकों के निर्माण में और उनके विकास में, युग्मकों का निर्माण हो रहा है, उनका विकास हो रहा है, इस भूमिका में FSH हार्मोन की प्रमुख भूमिका होती है। इसी कारण इसको गैमेटोकाइनेटिक कारक कहते हैं। गैमेटोकाइनेटिक कारक कहते हैं किसको? FSH को। FSH को गैमेटोकाइनेटिक, काइनेटिक शब्द आएगा बच्चों काटने के लिए। काइनेटिक शब्द किसके लिए आएगा? काटने के लिए। हालांकि काइनेटिक्स हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, गति की, है ना। काइनेटिक्स अलग है, थर्मोडायनेमिक्स अलग है। तो गैमेटोकाइनेटिक कारक किसे कहते हैं बच्चों? FSH को, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास 5वां हार्मोन। अब चल रहे हैं हम छठे हार्मोन की तरफ। किसकी तरफ बच्चों? छठे की तरफ। छठा क्या है हमारे पास? MSH। जानते हैं मेलेनोसाइट, फुल फॉर्म हमने पढ़ चुके हैं बच्चों। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या करता है बच्चों? ये हार्मोन मेलेनोसाइट्स यानी कि मेलानिन युक्त कोशिकाओं पर कार्य करता है। कौन सी कोशिकाओं पर? मेलेनोसाइट्स। साइट्स बोले तो कोशिकाएं जिनमें क्या बढ़ रहा हो बच्चों? मेलेनिन पर कार्य करता है और त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है। जिसमें जितना ज़्यादा मेलेनिन वर्णक युक्त कोशिकाएं होती हैं बच्चों, उसका रंग उतना ही सांवला होता है, गहरा होता है। और जिनके कलर में मेलानिन जो युक्त कोशिका हैं वो जितनी मात्रा में कम होंगी, वो उसका कलर उतना ही फेयर होता है, लाइट होता है। तो त्वचा की वर्णकता का नियमन कौन करेगा? MSH। और इसका स्त्रवण कहाँ से होता है बच्चों? पार्स इंटरमीडिया से। मैंने कहा था पार्स इंटरमीडिया केवल एक ही हार्मोन का स्त्रवण करती है और इसी कारण इसे इंटरमीडियन हार्मोन भी कहते हैं। जरा याद करो बच्चों, ये 3 हमने क्या बनाए थे? पार्ट बनाए थे पीयूष में। इसको कहा था पार्स डिस्टेलिस, इसको कहा था पार्स इंटरमीडिया और इसको कहा था पार्स नर्वोसा। तो ये जो भाग है बच्चों, इस भाग द्वारा एक ही हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है? MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बाकी जो सारे हार्मोन पढ़े बच्चों इसके हैं। और अब हम पढ़ेंगे पार्स नर्वोसा यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित हार्मोन। ठीक है बच्चों, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं क्या पढ़ा है हमने। सबसे पहले देखो, हमने एडेनोहाइपोफाइसिस द्वारा जो स्रावित होते हैं उनमें हमने पढ़ा है बच्चों, कहाँ भाग जाता है भाई? GH, इसका अल्प स्त्रवण, और इसका हमने पढ़ा है अल्प स्त्रवण पढ़ा बच्चों, और इसका पढ़ा हमने अति स्त्रवण। अति स्त्रवण में बड़े बड़े हो जाएंगे। फिर प्रोलैक्टिन दुग्ध ग्रंथियों पर, TSH थायराइड पर, ACTH एड्रिनल की कॉर्टेक्स पर। फिर हमने पढ़ा गोनाडोट्रोपिन, FSH और LH, और फिर पढ़ा हमने MSH जो कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब चल रहे हैं बच्चों हम कौन सी
न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित हार्मोन, कौन सी? न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम कहते हैं बच्चों पश्चपाली, और इसी को कह सकते हो आप पश्च पीयूष ग्रंथि। और आपको पता है ये किसी प्रकार के हार्मोनों की संश्लेषण तो नहीं करती, लेकिन ये स्त्रवण जरूर करती है, मतलब इसके पास ऑलरेडी भरा होगा और उसका स्त्रवण करेगी। याद कीजिए बच्चों, यहाँ से न्यूरॉन निकले थे, यहाँ पर आए थे, ये न्यूरॉन्स निकले थे, यहाँ पर आए थे, तो इनके द्वारा दो हार्मोन आए थे, पहला दूसरा। पहले का नाम था ऑक्सीटोसिन, और जिसे हम कहते हैं पिटोसिन, और दूसरा होता है बच्चों वेसोप्रेसिन, और जिसे कहते हैं हम ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन कहाँ से क्या होंगे? स्रावित होंगे बच्चों पश्च पीयूष ग्रंथि से। और हमें ये भी याद है कि बच्चों ऑक्सीटोसिन का जो स्त्रवण करता है, मान लीजिए ये ऑक्सीटोसिन दे रहा है, तो इसको हमने कहा था पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, और बड़ा नाम था। और जो वेसोप्रेसिन था छोटा नाम है, तो इसको करता है सुप्रा ऑप्टिक नामक न्यूक्लियाई। और दोनों न्यूक्लियाई यानी केंद्रक हाइपोथैलेमिक केंद्रक हैं, जो कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस में। ठीक बच्चों, चलिए, तो वही लिखा हुआ है। वास्तव में इनका जो निर्माण है बच्चों वो कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन एकत्रित कहाँ होते हैं? पश्च पीयूष ग्रंथि में। ठीक है बच्चों, पहला ऑक्सीटोसिन या इसे कहते हैं हम पिटोसिन हार्मोन। अब ये देखिए, ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन जो हार्मोन है बच्चों कहाँ काम करता है? दो ही जगह। एक कार्य में थोड़ा सा पहले बता चुका हूँ, क्या कि स्तन ग्रंथियों में जो दुग्ध का संश्लेषण होता है वो तो किसके कारण होगा बच्चों? प्रोलैक्टिन के कारण, मेमोट्रोपिन के कारण। लेकिन जो वहाँ से स्तन ग्रंथियों से दूध का स्त्रवण होगा, जो बाहर निकाला जाएगा, वो होगा बच्चों किसके कारण? ऑक्सीटोसिन के कारण। तो पहले मैं वही बता देता हूँ कि दुग्ध ग्रंथियों से दूध के स्त्रवण का प्रेरण करना, जो दुग्ध ग्रंथि है से दूध के स्त्रवण का प्रेरण करना, स्त्रवण का, सिक्रेशन का, अतः इसे दुग्ध निष्कासन यानी बाहर निकालेगा, अतः इसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन, मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं। पहला काम मैंने, दूसरा काम मैंने पहले बताया क्योंकि इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। अब दूसरा काम देखिए, यह हार्मोन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है। हमारे शरीर की जहां जहां पर चिकनी पेशियां हैं वहां पर क्या करेगा? कार्य करता है, और उनमें संकुचन को प्रेरित करता है। अब देखिए, ज्यादातर चिकनी पेशियां जो है वो मादाओं में ज्यादा होती है। मादाओं में जो गर्भाशय है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये गर्भाशय पर 3 स्तर पाए जाते हैं बच्चों। ये मान लीजिए गर्भाशय बनाया है मैंने, और ये मान लीजिए मैंने बनाया है, ये तो है पेरीमेट्रियम, और ये हो जाएगी बच्चों हमारी मायोमेट्रियम। तो ये जो मायोमेट्रियम वाली जो परत है बच्चों, इसमें कौन सी पेशियां पाई जाती हैं बच्चों? चिकनी पेशियां पाई जाती हैं। और चिकनी पेशियां पाई जाती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और इन चिकनी पेशियों में क्या होता है? जब प्रसव की क्रिया होती है तो तीव्र संकुचन होता है, जिसे प्रसव पीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रसव पीड़ा। तो देखिए, हम यही बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, बार बार साफ करना पड़ता है बच्चों। ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन, यह है हार्मोन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता था, तो उसमें संकुचन को प्रेरित करता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मादाओं में प्रसव के समय गर्भाशय पेशियों का संकुचन करके शिशु जन्म को आसान बनाता है, अतः इसे शिशु जन्म हार्मोन यानी कि वर्ध हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि प्रसव पीड़ा को यानी कि लेबर पेन को उत्पन्न करता है। प्रसव पीड़ा को क्या कहते हैं बच्चों? लेबर पेन। ठीक है बच्चों, प्रसव पीड़ा को क्या कहते हैं? लेबर पेन कहते हैं। तो क्या कहा बच्चों? ऑक्सीटोसिन जो है वो गर्भाशय पर काम करेगा, वहां पर संकुचन को प्रेरित करेगा, जिससे गर्भाशय में क्या होगा? संकुचन होने लग जाएंगे। किस हार्मोन के कारण? ऑक्सीटोसिन। और जब गर्भाशय में संकुचन होते हैं तो जो गर्भावस्था में जो शिशु होता है उसको मादा के शरीर से क्या किया जाता है? बाहर लाया जाता है, यानी कि शिशु जन्म को क्या करता है? आसान बनाता है। और इसे इसी कारण क्या कहते हैं? शिशु जन्म हार्मोन, बर्थ हार्मोन कहा जाता है। और दूसरा कार्य हम बता ही चुके हैं बच्चों, दुग्ध के स्त्रवण का। स्त्रवण याद रखना है बच्चों। संश्लेषण तो प्रोलैक्टिन के कारण, स्त्रवण पीयूष ग्रंथि के, यानी कि अग्र जो पीयूष ग्रंथि है वो तो संश्लेषण करवाएगी दूध का, लेकिन जो पीयूष कौन सी? पश्च पीयूष ग्रंथि है बच्चों, वो क्या करवाएगी? उसका स्त्रवण करवाएगी। ठीक है, संश्लेषण, स्त्रवण दोनों अलग अलग।
चले बच्चों, लास्ट पेज पे हम आ चुके हैं। लास्ट पेज पर आ गए हैं बच्चों। बेटी बाहर चिल्ला रही है। दूसरा देखिए वेसोप्रेसिन। चलिए बच्चों, तो ऑक्सीटोसिन हमने देख लिया है। दूसरे हार्मोन की हम बात कर रहे हैं जो है वेसोप्रेसिन, जिसे वेसोप्रेसिन और इसी को हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये एंटी डायूरेटिक क्या है और पहले मैं बताऊंगा कि डायूरेटिक क्या है। चलिए बच्चों देख लेते हैं। तो यह मुख्यतः वृक्क की, अच्छा तो ये बच्चों हमारे पास, आप 11th में हैं तो ये चित्र आप 10th में बना के आ चुके हैं बच्चों। ये 10th में आपने चित्र बनाया हुआ है बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा सा आप जानते भी हैं बच्चों। इसको कहते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और बच्चों ये जो एरिया है इसको कहते हैं DCT। PCT और DCT। अब ये होता क्या है बच्चों, इनमें जल का, मुख्यतः जल का क्या होता है बच्चों, पुनरावशोषण होता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका, तो इनमें क्या होता है बच्चों, जल का पुनरावशोषण होता है। यानी कि मैं यूं कहूं कि यहाँ पर बच्चों ये ग्लोमेरुलस जो था, यहाँ पर ब्लड आता है और यहाँ से ब्लड जाता है, और यहाँ पर कुछ जल यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन वगैरह छोड़ के जाता है, और ये यहाँ से आगे जैसे जैसे बढ़ता है तो यहाँ से इस जल को पुनः वापस पुनरावशोषण कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों। अब अगर पुनरावशोषण ना हो तो मूत्र की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर जल का स्त्रवण नहीं, जल का पुनरावशोषण कम होगा तो फिर क्या होगा, पुनरावशोषण कम होगा तो बच्चों मूत्र जो होगा वो ज़्यादा त्यागा जाएगा। लेकिन अगर पुनरावशोषण ज़्यादा कर लिया जाए तो कम हो जाएगा, और अगर पुनरावशोषण ना किया जाए, इसको पानी को खींचा ना जाए, तो फिर ये सारा क्या बनाएगा, मूत्र बनाया जाएगा। तो ये क्या करता है बच्चों, जल का जो पुनरावशोषण है उसको PCT और DCT में क्या करेगा, बढ़ा देगा तो मूत्र में जो पानी जाने वाला है वो कम हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक। डायूरेटिक का तो मतलब होता है मूत्र का अधिक मात्रा में बनना। डायूरेटिक जैसे चाय वगैरह है, एल्कोहल है, ये डायूरेटिक पदार्थ हैं जो मूत्र का ज़्यादा निर्माण को प्रेरित करते हैं। लेकिन ये हार्मोन कैसा है, एंटी डायूरेटिक, मतलब उसमें से पानी खींच लेगा तो मूत्र क्या होगा बच्चों, कम। तो यह मुख्यतः वृक्क की दूरस्थ संवलित नलिका DCT, इसकी बात कर रहा है बच्चों। ठीक, तो यह वृक्क की मैंने कहा जल का पुनरावशोषण यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है। तो ये जो हार्मोन है ADH, ये कहाँ पर काम करता है, DCT पर। तो यह मुख्यतः वृक्क की दूरस्थ संवलित नलिका यानी DCT से जल तथा आयनों के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है। यहाँ से जल को और आयनों को क्या कर लेगा, पुनरावशोषित कर लेगा, जिससे मूत्र के साथ जल की हास या जल का हानि जो है वो कम हो जाता है। अगर वापस खींच लेंगे तो जल क्या जाएगा बच्चों, कम जाएगा, यानी कि डायूरेसिस हो जाएगा। अतः इस हार्मोन को प्रतिमूत्रल हार्मोन यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। और ये अगला पॉइंट, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये आ गया होगा आपको समझ में कि अगर जल की मात्रा ज़्यादा है तो मूत्र ज़्यादा होगा, और अगर जल को वापस शरीर में खींच लिया जाए तो जल की मात्रा क्या हो जाएगी, मूत्र की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक, तो ये हार्मोन जो ADH है वो यही काम करता है, DCT से जल को पुनरावशोषण को ज़्यादा कर देता है। तो मूत्र में से क्या निकलेगा बच्चों, पानी वापस बॉडी में रह जाएगा और मूत्र बनेगा कम। इसलिए इसको कहा हमने प्रतिमूत्रल, मूत्र का विपरीत, मूत्र का विरोधी, यानी मूत्र कम निर्माण करेगा अगर ये ज़्यादा होगा तो। यानी कि एक रोग हो सकता है आगे, आगे हम पढ़ेंगे भी सही। यहाँ रहा, ये रहा, देखिए डायबिटीज इंसिपिडस यानी कि ऊदक में है कहते हैं। अब किसको कहते हैं आगे देखिए, अगर ADH कम मात्रा में है तो पानी का अवशोषण कम होगा तो मूत्र ज़्यादा भागेंगे। ठीक है बच्चों, और इसी को कह रहे हैं हम, देखिए ADH के अल्प स्त्राव से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है यानी कि मूत्र की मात्रा ज़्यादा जाएगी। ठीक, और इस रोग को हम और कह सकते हैं टेस्टलेस यूरिन, टेस्टलेस, और वाटर ड्रिंकर्स रोग, पानी पीने वालों का रोग, क्योंकि ज़्यादा भागते हैं। और ये लाइन और पढ़ लीजिए कि यह एक वासो यानी कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, यानी कि ये BP को बढ़ाता है। वैसो
कॉन्स्ट्रिक्टर, जो हमारे पास रक्त वाहिनियां हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन को बढ़ाता है, और इस संकुचन जैसे ही बढ़ेगा यानी कि रक्त वाहिकाओं को पतली करेगा तो बीपी को क्या कर देगा बच्चों, थोड़ा सा बढ़ा देगा। तो एडीएच के अल्पस्त्रवण से डायबिटीज इंसिपिडस यानी कि उदक में रोग हो जाएगा। टेस्टलेस यूरिन और वाटर ड्रिंकर्स रोग इसे कहते हैं। अब देखो इस रोग में क्या क्या होगा, पहला लक्षण, दूसरा लक्षण, तीसरा लक्षण, चौथा लक्षण, कि मूत्र का आयतन अधिक होगा। भाई अगर इसकी कमी हो जाएगी तो स्त्रवण, एडीएच का स्त्रवण कम तो जलापशोषण कम, तो बाहर कितना जाएगा बच्चों, ज़्यादा जाएगा, तो इसको कहेंगे हम पॉलीयूरिया। मूत्र का आयतन अधिक है, पॉलीयूरिया। शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, भाई अगर ज़्यादा मूत्र जाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा शरीर में कम, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। गर्मियों में जो हम होता है हमें पानी की अगर शरीर में कमी है तो फिर हमें अधिक प्यास लगेगी यानी कि पॉलीडिप्सिया। अधिक प्यास लगने को कहेंगे बच्चों पॉलीडिप्सिया। और ये क्या कर रहा था, रक्तदाब को बढ़ा रहा था, तो पानी कम होने के कारण बॉडी में क्या हो जाएगा, रक्तदाब में कमी हो जाएगी, इसको कहेंगे हम हाइपोटेंशन आदि स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। तो कौन कौन सी, पॉलीयूरिया, डिहाइड्रेशन, पॉलीडिप्सिया और हाइपोटेंशन आदि स्थिति उत्पन्न हो जाएंगी। बच्चों ये रोग है डायबिटीज इंसिपिडस। मैं आगे आपको एक और रोग बढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा डायबिटीज मेलिटस। क्या रोग है बच्चों, वो डायबिटीज मेलिटस। तो बच्चों ये थे हमारे पास विभिन्न सारे ग्रंथियां। मैं एक बार आपको रिवाइव करा देता हूं कि जो पीयूष ग्रंथि थी, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, पीयूष ग्रंथि थी उसको दो भागों में बांटा था। सबसे पहले हमने देखा था एडिनो हाइपो या हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरी हमारे पास न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है बच्चों, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसके दो भाग दे, इसका एक भाग दा। मैं वो नहीं बता रहा हूं, मैं सीधा चल रहा हूं हार्मोनों पर। जीएच, फिर हमने पढ़ा था टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर हमने पढ़ा था एसीएसएच या एसीटीएच। ठीक है बच्चों, ये हार्मोन पढ़ा था। और फिर हमने पढ़ा एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। और फिर हमने पढ़ा बच्चों गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, और इसमें हमने पढ़ा एक एलएच और एक पढ़ा बच्चों हमने एफएसएच, एलएच और एफएसएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसको कहा था हमने पुटिका प्रेरक हार्मोन। और इधर न्यूरो हाइपोफाइसिस है, उसमें पढ़ा बच्चों हमने पहला ऑक्सीटोसिन और दूसरा पढ़ा हमने एडीएच, एडीएच हार्मोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसे हम कहते हैं वेसोप्रेसिन। अच्छा देखो नाम से ही हमें पता चलता है वेसेज को यानी वेसल्स को, प्रेसिन प्रेशर देता है यानी कि दबाता है, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर दबाने वाला है ना। तो ये बीपी को क्या करता है, हल्का सा बढ़ाता है। अब इसमें देखिए हमने रोग किस किस के पढ़े हैं बच्चों। इसका अगर अति स्त्रवण या अल्प स्त्रवण हो जाए दोनों साइड, अगर इसका अल्प स्त्रवण होगा तो पहला रोग क्या पढ़ा बच्चों हमने पढ़ा बौनापन, डॉर्फिज्म, और दूसरा पढ़ा हमने सिमंड रोग या साइमंड रोग। सिमंड रोग और इनमें अंतर क्या था बच्चों, बौनापन बचपन में ही कमी हो जाए, बचपन से ही कमी हो जाए, और सिमंड रोग है वो अगर बड़ा हो जाए व्यक्ति उसके बाद कमी हो जाए। और इसमें हमने पढ़ा था बच्चों अधिकता में पहला पढ़ा था हमने जाइजेंटिज्म यानी कि अग्र नहीं बच्चों, महाकायता, और दूसरा पढ़ा था बच्चों हमने एक्रोमीगली, एक्रोमीगली, और जिसे हम कहते हैं अग्र अतिकायता यानी अग्राति कायता, खली वाला। टीएसएच थायराइड पर, एड्रेनल ग्रंथि पर, मेलानोसाइट ग्रंथि पर, और ये गोनेडोट्रोपिन्स एलएच और एफएसएच ये फीमेल्स में फॉलिकल्स पर काम करेगा, और ये शुक्राणु निर्माण पर काम करेगा यानी स्पर्मेटो, शुक्राणु निर्माण को हिंदी में लिखते हैं वैसे तो, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस।
ठीक है बच्चों। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये क्या करेगा, जो ग्राफियन फॉलिकल थी उसको फाड़ेगा, यानी कि ओव्यूलेशन की क्रिया करवाएगा। किसकी क्रिया बच्चों, ओव्यूलेशन बोले तो अंड उत्सर्ग, और एल से हमने पकड़ा था बच्चों लेडिंग सेल्स। कौन सी सेल्स, लेडिंग सेल्स। और ये क्या करती हैं बच्चों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण कराती हैं। ठीक है बच्चों। ऑक्सीटोसिन के हमने दो काम पढ़े। पहला तो हमने देखा मेमरी ग्लैंड्स पर, मेमरी ग्लैंड्स पर, मेमरी ग्लैंड्स पर क्या देखा बच्चों, सेक्रेशन को प्रेरित करेगा, स्त्रवण को प्रेरित करेगा, किसका, दुग्ध का स्त्रवण। और दूसरा हमने इसमें काम देखा बच्चों चिकनी पेशियों पर। किस पर, चिकनी पेशियों पर। चिकनी पेशियों पर काम करेगा तो प्रसव की क्रिया को क्या करेगा, आसान बनाएगा। इसलिए इसको हमने कहा था वर्थ हार्मोन। क्या कहा था बच्चों, वर्थ हार्मोन। ठीक। और वेसोप्रेशन, पहला काम यहीं से देख लेते हैं। वेसोप्रेशन यानी कि बीपी को बढ़ाएगा। ठीक, वेसो कॉन्स्ट्रक्टर होने के कारण बीपी को बढ़ाएगा। और यहाँ देखा था हमने इसका एक और काम कि जो पीसीटी के बाद दूसरी थी हमारे पास डीसीटी, उसमें क्या करेगा, जल के पुनरावशोषण, जल के पुनरावशोषण को बढ़ाता है, जिसके कारण मूत्र क्या जाएगा बच्चों, कम जाएगा। तो इसको कहा था हमने प्रतिमूत्रल हार्मोन, प्रतिमूत्रल हार्मोन। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने इतनी सी बात की है कि एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस बोले तो अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा कौन कौन से हार्मोनों का स्त्रवण किया जाएगा, कौन कौन से हार्मोन उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, बनाए जाते हैं, और फिर उनकी कमी या अधिकता के कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। हमें याद करना है, एक तो जीएच कमी अधिकता, इसके अलावा इनमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाए तो ठीक है, 11th में वरना 12th में हम दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये इसी में आ गया। न्यूरोहाइपोफाइसिस बनाता तो है नहीं, हाइपोथैलेमस से आया, ले लिया, रख लिया और बाद में निकाल देगा। ऑक्सीटोसिन दो काम, याद क्या करना है, दुग्ध वाला बनेगा, प्रोलैक्टिन के कारण निकलेगा, पश्च पीयूष ग्रंथि के कारण। ठीक है बच्चों। और पश्च पीयूष ग्रंथि में कौन, ऑक्सीटोसिन। एडीएच वेसोप्रेशन, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, और दूसरा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो बच्चों उम्मीद है ये लेक्चर आज का लगभग 52-53 मिनट हो चुके हैं, तो आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो को शूट करने के लिए और इन स्लाइडों को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है बच्चों, तब जाकर ये आपके पास आ पाते हैं और हम शूट कर पाते हैं। एक दिन इनको नोट्स बनाने में, फिर एक आध दिन इनको टाइपिंग में, और फिर तीसरे दिन मैं क्या करता हूँ, वीडियो शूट कर पाता हूँ। अब इसके बाद भी बहुत सारा टाइम लगेगा। इसकी पहले ट्रांसकोडिंग करनी पड़ेगी, ट्रांसकोड करने के बाद एडिटिंग करनी पड़ेगी, सेव किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, बहुत दुनिया भर के, फिर थंबनेल बनाया जाएगा, तो बहुत दुनिया भर के काम करने पड़ते हैं, तब जाकर आपके पास ये वीडियो पहुंचता है। मतलब एक वीडियो अगर आधे घंटे का वीडियो है, उसकी तैयारी के लिए मुझे कम से कम 3 घंटे का समय लगता है। और अगर नोट्स बनाना और पीपीटी बनाने तक मैं जोड़ूँ तो लगभग 4 से 5 घंटे का समय, 5 घंटे का समय लग जाता है बच्चों। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस कार्य में, इसलिए मैं डेली वीडियो नहीं ला पाता हूँ। ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो था बच्चों पीयूष ग्रंथि। इस वीडियो के बाद हमारी क्या हो जाती है बच्चों, समाप्त हो जाती है। अब अगला जो ग्रंथि आएगी बच्चों, अगली ग्रंथि हम बात करेंगे पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बच्चों, पीनियल ग्रंथि की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और हाँ, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को, आपके परिजनों को, आपके रिश्तेदारों को मेरी तरफ से, यानी कि रोहित मेहता या रोहित सर की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।